गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हमारा फर्स्ट पॉइंट सेकंड लेसन का जो है वो पूरा कर लिया था। आज हम हमारा सेकंड पॉइंट कर रहे हैं जिसमें है 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपदों के नाम हमने जो मेन कल बताया था, इन्होंने स्टार्टिंग की थी हमने कि भाई जो मेन महाजनपद हैं वो तो कई सारे ग्रंथों में दिए हुए हैं, जिनमें से मेन नाम ये हैं: वजी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। ये जो हैं उनका तो कई सारे जो ग्रंथ हैं उनमें इनका वर्णन मिलता है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। जो गण होते थे और जो संघ होते थे, देखो ज़्यादातर जो महाजनपद थे उनमें एक ही राजा होता था, लेकिन कई गण या संघ होते थे जिनमें या तो एक समूह या फिर कई लोग शासन करते थे। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वजी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर गण राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य स्रोतों का, यानी स्रोतों का मतलब है कि जो पुराना समय की जो अवशेष हैं वो इतने नहीं मिले, जिसके कारण इनका जो ये महाजनपद है इनका इतिहास लिखा जा सके कि भाई किस प्रकार की वहाँ शासन व्यवस्था थी। ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल पहले तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं, देखो ये याद देखिए सारे जो महाजनपद हैं उनका नाम दिखाया हुआ है, जैसे कंबोज, गांधार, सुरसेन, कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, मल्ल, मगध, अंग, वंग, अवंती, वत्स, मत्स्य, ये सारे दिखाए गए हैं यहाँ। उसके बाद इन्होंने कहा है कि और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। इनका है कि भाई शासक किस प्रकार शासन करेगा और जो अन्य जनता है वो अपना जीवन किस प्रकार जिएगी, उस रूल रेगुलेशन इसमें उनके लिखे गए थे ब्राह्मणों द्वारा। और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक अक्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। उनमें यह भी लिखा गया था कि जितने भी शासक होंगे वो सारे अक्षत्रिय वर्ग से होंगे। शासकों का काम क्या होता था? किसानों, व्यापारियों और जो शिल्पकार थे उनसे कर तथा भेंट वसूलना ही माना जाता था उनका काम। क्या वनवासियों और चरावाहों से भी कर लिया जाता था? ऐसा क्वेश्चन उठता है हमारे मन में कि क्या जो वनों में रहते थे और जो चरावाहे थे उनके से भी कर लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना था। कि भाई कोई राजा अपना अगर राजकोष बढ़ाना चाहता तो पड़ोसी राज्यों पर अटैक कर देता और उनसे वहाँ से पैसा, धन दौलत, वहाँ के स्रोत वो सारे वहाँ से लूट लेता। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अभी भी सहायक सेना पर निर्भर थे। सहायक सेना का मतलब है कि जो राज्य होते थे उनमें जो सामंत होते थे, जो जमींदार होते थे, उनकी अपनी सेनाएं होती थी और वो युद्ध के समय राजा को दे देते थे। और जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से ही नियुक्त किया जाता था, ऐसे सैनिक होते थे। ये देखिए साइड में दिया गया है, ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं। जो समूह शासन होते हैं जिसमें कई लोग शासन करते हैं और उसको गार्की भी बोला जाता है। उसका मतलब होता है कि जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है, उसी को बोला जाता है ओलिगार्की या समूह शासन। आगे है सबसे पहले इन्होंने जो 16 महाजनपद बताए हैं उनमें से सबसे पहले इन्होंने वर्णन किया है मगध का, क्योंकि मगध को ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। 16 महाजनपदों में प्रथम है मगध। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध, जो अब आधुनिक बिहार है, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहास के कई कारण बताते हैं। एक यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। ये देखना, जिस भी राज्य में खेती
अच्छी होती होगी वो क्या होगा, एक समृद्ध राज्य होगा। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि मगध क्या था, एक शक्तिशाली राज्य था, क्योंकि वहाँ जो खेती की उपज थी वो अच्छी थी। दूसरा ये था कि वहाँ लोहे की खदानें थी जो आज झारखंड में है, आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, हाथी ज्यादा पाए जाते थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और आसान था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। देखो, हम अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये माना जाता है कि वहाँ की भूमि अच्छी थी, खेती अच्छी होती थी, वहाँ जंगली हाथी ज़्यादा पाए जाते थे जो सेना के काम लिए जाते थे, वहाँ लोहे की खदानें थी। इस कारण क्या मानते हैं कि जो मगध था वो अच्छा फलता फूलता था। लेकिन जो जैन हैं और जो बौद्ध लेखक हैं उन्होंने ये बताया है कि मगध इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए ज़्यादा समृद्ध था, क्योंकि वहाँ के जो शासक थे उनकी शासन व्यवस्था अच्छी थी, उनकी नीतियाँ अच्छी थी। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। इन्होंने बताया है कि जैसे बिंबिसार था, अजातशत्रु था और महापद्मनंद जैसे कई जो प्रसिद्ध राजा थे, उनके जो मंत्री थे वो उनकी नीतियां लागू करते थे कि भाई जो रूल रेगुलेशन होते थे वही लागू करते थे जो उनके मंत्री होते थे। प्रारंभ में राजगा, जो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम था, जो आज राजगीर जिसको बोला जाता है उसको राजगा बोला जाता था, वो थी मगध की राजधानी। सबसे शुरू में कौन थी मगध की राजधानी? राजगा थी, जिसका आज का नाम क्या है? राजगीर। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ राजाओं का घर होता था। पहाड़ियों के बीच बसा राजगा एक किलेबंद शहर था। बाद में चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पहले थी राजगा और उसके बाद चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया, जिसे आज पटना कहते हैं। देखो, राजगा को तो राजगीर कहते हैं और पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थिति थी, इसलिए उसको राजधानी बनाया गया। आगे दिखाया गया है ये जो भाषाएं और लिपियों के बारे में बताया गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है। प्राकृत भाषा का मतलब होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, कि जो वहाँ की स्थानीय बोली होती है जिसको लोग आसानी से समझ सकें, जो आम जनता है वो। जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी भाषा में है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। तो कल हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने मगध के बारे में पढ़ा और कल हम पढ़ेंगे एक आरंभिक जो साम्राज्य था। मगध के विकास के साथ साथ ही मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ था, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था और उसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप साथ साथ अपनी रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे तो आपको कोई आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।